नमस्कार, स्वागत है आपका बजट अड्डा में। और बजट अड्डा इसलिए क्योंकि अब हम बजट के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं और देश के तमाम अलग अलग वर्गों के लोगों की, मिडिल क्लास की ये उम्मीदें जाग जाती हैं कि इस बजट में उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पिटारे से निकल के आएगा। कई बार निराशा होती है, कई बार मिलता भी है, लेकिन हर बार एक उम्मीद जो पिछले 2014 से लगातार बनी हुई है टैक्स पेयर्स की कि उनको कुछ राहत मिले, जो लोअर बेस है टैक्स रेट वाला उसको थोड़ा ऊपर किया जाए, जिसमें ट्वीकिंग तो हुई लेकिन वो 2.5 लाख की लिमिट आज तक नहीं बढ़ी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आपकी ज़िंदगी को सीधे तौर पे असर डालती हैं और जिनका ऐलान सुनने के लिए हम बजट का इंतज़ार करते हैं। आज उसी पे बातचीत करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रोज़गार से संबंधित है, डिमांड कैसे जनरेट हो, सीधे तौर पे हमको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी और गूढ़ बातों से हट के सीधे हमारी आपकी लाइफ को टच करने वाली बातों पे चर्चा होगी आज बजट अड्डा में। हमारे साथ जो मेहमान मैं आपसे उनका परिचय कराऊँ, हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स गुरु शरद कोहली जी हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब इनसे जानते हैं और बहुत बड़े समर्थक हैं कि ये 80C को बढ़ाया जाए। सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं, MD & CEO हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के और जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आम आदमी है, जो बहुत सारे करोड़ों निवेशक नए जुड़े हुए हैं, उनके हितों के लिए उनकी लाइफ को क्या फ़ायदा हो सकता है बजट में, उनसे बातचीत होगी। साथ ही अदिति नायर जी हमारे साथ हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की। नंबर्स तो क्रंचिंग करती हैं अदिति जी, लेकिन ये भी बताती हैं कि वो रोज़गार कहाँ से पैदा होंगे, ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए जिससे आम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। और साथ ही शुभमय भट्टाचार्य जी हैं जो एक समीक्षक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि फोकस होना चाहिए कहाँ पे, दरअसल किस जगह पे ज़्यादा हिट किया जाए तो फ़ायदा हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें हों जैसे आम आदमी के जीवन में असर पड़ने वाली चीज़ें हम लोग देख सकें। कोई बहुत टचिंग इशू होता है जब हम लोग टैक्स की बात करते हैं, है ना, और लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई अब तो कुछ राहत दीजिए। उम्मीद करनी चाहिए कुछ कि हम लोगों को कुछ मिलेगा, टैक्स में छूट वूट मिलेगी, बढ़ेगी, 80C को कुछ इंक्रीज़ किया जाएगा क्या? मैं नीरज एक टैक्स पेयर से बात कर रहा था, उसने मुझे बड़े भावात्मक अंदाज में 2 लाइनें बोली, तो वो आपको वो बयान कर देंगे वो क्या कहना चाहता था। वो उसने बोला ना डिडक्शन, ना एग्जेम्पशन, ना रिलीफ, फिर भी पिछले चंद बजटों की हम कर जाते हैं तारीफ। तो 2014 से आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि ये सरकार ऐसा है कि हर बार हम उम्मीद रखते हैं पर सरकार ज्यादा डिडक्शन एग्जेम्पशंस में बिलीव नहीं करती है। और इसी ध्येय को दिमाग में रखते हुए ये जो न्यू टैक्स रिजीम आई थी कुछ टाइम पहले, तो वो पिक्चर निकलती है ना हॉल पर, तो बड़ी उम्मीदें होती हैं कि भाई बड़ी हिट होगी, लोग देखने जाएंगे, पर कई दफे वो फिल्म नहीं चल पाती। तो कुछ ऐसा ही हाल न्यू टैक्स रिजीम का हुआ। बहुत ज्यादा टेकर्स नहीं मिले उसको, लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स थी उनको नहीं छोड़ना चाहा। लोग नहीं चाहते थे कि हम इन्वेस्टमेंट बंद कर दें और कमिटेड थे लोग हाउसिंग लोन के लिए 15-15 साल, 10-10 साल के लिए, NSC, PPF वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि सरकार को या तो न्यू टैक्स रिजीम अगर सरकार इतना चलाना चाहती है तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस ले आए, अगर ऐसा नहीं करना चाहती तो मुझे लग रहा है ये आखिरी साल होगा नीरज फुल फ्लेज्ड बजट का। अगला तो पता नहीं हमें वोट ऑन अकाउंट मिलेगा या इंटरिम बजट होगा। तो एक पॉपुलिस्ट मेजर जितने भी होते हैं उसमें से एक पॉपुलिस्ट मेजर जो मिडिल क्लास को लाना चाहिए वो यह, पर इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा नीरज जो शायद सरकार को रोकती है, वो ये है कि इस बार जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं कुल मिला के पूरे देश में वो 7 करोड़ के आसपास है, जहां तक मेरे पास आखिरी जानकारी है और मेरे अपने अनुमान के हिसाब से। पर जिन लोगों ने नीरज असल में टैक्स दिया, जो मतलब जेब से जिनके पैसा गया सरकारी खाते में, उनकी गिनती मात्र 1.5 करोड़ है। अब आप 1.5 करोड़ के 4-5 फैमिली मेंबर्स जोड़ लीजिए तो 5-7 करोड़ हो जाता है। तो मुझे लगता है सरकार को या तो ये लगता है कि ये 5-7 करोड़ लोगों की बात है 130-40 करोड़ में, तो इट डजंट मैटर, उनको लगता है कि इतना फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये सच है कि जितनी भी मिडिल क्लास है उसको हर बार उम्मीद रहती है, पर उम्मीद पे कहीं ना कहीं जब भी बजट आता है वो पानी सा फिरते हुए दिख जाता है, क्योंकि सरकार स्पष्ट करती है कि हम डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं, हम तो टैक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई भी अगर करना है तो या तो टैक्स रेट्स कम किए जाएं, अगर टैक्स रेट्स नहीं कम कर सकते तो आप स्लैब के साथ छेड़ाखानी करिए, पर किसी ना किसी फॉर्म में रिलीफ नीरज जरूर आना चाहिए। इतनी इन्फ्लेशन से जूझी है ये देश पिछले 1 साल में,
मुझे लग रहा है उस इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अगर आप लोगों की जेब में पैसा डालेंगे, मुझे लग रहा है जिस कंजम्पशन की, जिस रिसेशन की हम दुनिया भर में आज चर्चा करते हैं, और उसका असर अगर भारत पर होगा, तो उस असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर लोगों के पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, तो लोगों की जेब में पैसा डालने का, नीरज, इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ टैक्स की रियायत दें, जो खासकर ये मैं सैलरीड वालों के लिए बहुत ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि उनके बेचारों के पास कोई चॉइस नहीं रहती है। बिजनेस वाला इधर उधर से तिकड़म करके कहीं ना कहीं बचा जाता है, पर सैलरी वाले को कटकटा के मिलती है, जितनी सैलरी बढ़ती है 30% सीधा सीधा केक की तरह कट जाती है। मुझे लग रहा है वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाइए, या रेट कम कीजिए, या स्लैब्स में चेंजेस करिए, या न्यू रजीम को अट्रैक्टिव बनाइए। कहीं ना कहीं जो टोटल टैक्स पेमेंट आपके फॉर्म 16 में जी बिल्कुल करिए, कुछ तो करिए, बहुत जरूरत है। बिल्कुल, मैं दोबारा तो इसको और डिटेल में खोलूंगा मैं, लेकिन मैं एक चीज आपके सुर में सुर मिला के कहना चाहता हूं कि भले ही 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स फाइल भले 7 करोड़ करते हों, वही 1.5 करोड़ हैं जो बाकी चीजें चला रहे हैं। किसी को बुरा लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन किसी को सब्सिडी अगर मिल रही है तो यही 1.5 करोड़ लोगों से टैक्स ले चले, तो कम से कम इतना अन्याय नहीं होना चाहिए कि आप इनको कुछ ना दें, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलें। लेकिन इस बात को और तस्दीक कराते हैं अदिति से। अदिति जी, जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं ना कि महीने में इतना कमाया, इधर खर्चा उधर खर्चा, तो हर साल आमदनी बढ़ती है, क्या ये जो कोहली जी और हम मांग रख रहे हैं, आप भी रख रही होंगी, ये मांग पूरा करने के लिए हमारी जो घर की बजट है वो है इस लायक? 30% 40% हमको बताया जाता है कि इतना टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, इतना टैक्स बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कम से कम कुछ रियायत दी जा सकती है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से जो आप दोनों बोल रहे हैं वो अनवारंटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रिलीफ इस फ्रंट पे सामने अगले बजट में आएगी। जो टैक्स में ग्रोथ है, देखिए, सारी पर्सनल इनकम टैक्स में तो नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेस में, कॉर्पोरेशन टैक्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, पर्सनल इनकम टैक्स में भी है, और साथ ही साथ जो जीएसटी कलेक्शंस है उसमें भी एक अच्छी बॉयंसी हमें देखने को मिली है। और इन तीनों सोर्सेज में हमें लगता है कि बजट एस्टिमेट से काफी बेहतर हमें पोजीशन देखने को मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ब्रॉडर पिक्चर को देखें और हम इंडिया की जो फिस्कल हेल्थ है उसे देखें और कंपैरिजन करें और सॉवरेन्स के साथ, तो जो एक फैक्टर है जिसमें इंडिया बहुत ही स्टैंड आउट करता है वो ये है कि हमारा टैक्स बेस बहुत नैरो है। तो इतनी कठिनाइयों के बाद जो टैक्स बेस थोड़ा बड़ा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो थोड़ा बेटर हुआ है, मुझे लगता है कि ये इसका रिवर्सल अभी गवर्नमेंट बहुत ही अनलाइकली है कि वो ज्यादा बड़े स्टेप्स लेंगे जिससे कि टैक्स बेस पे इम्पैक्ट आए, नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स पे इम्पैक्ट आए। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा राहत हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सिमिलरली जो हम टैक्स बॉयंसी की बात करते हैं, तो अगले साल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% के आसपास पे रह जाएगा इस साल के 15% से। तो अगर जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो साथ ही साथ में जो एक्सपेक्टेड टैक्स ग्रोथ है वो भी कम होगी। तो स्लैब्स को ऊपर करके थोड़ा रिलीफ देके उससे हम और ज्यादा अपनी टैक्स ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। तो मुझे उस फैक्टर पे भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो फिर अदिति, आपको क्या एरिया लगता है जहां पे रियायत दी सकती है? मैं इसको घुमा के रखता हूँ